Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our Cosmetic Science Unit 3rd Lecture number 5th Herbal Products. जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और इसकी थर्ड यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में, कि किस तरीके से हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्किन के लिए और हेयर्स के लिए यूजफुल होते हैं। तो इसी को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं हमारे और रिमेनिंग जो ऑर्गन पार्ट्स हैं जहां पर हम कॉस्मेटिक्स को अप्लाई करते हैं उनके लिए किस तरीके से यूजफुल हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज हर्बल प्रोडक्ट्स। तो नेक्स्ट हमारा है रोल ऑफ कॉस्मेटिक्स इन द ओरल केयर, यानी कि ओरल कैविटी की बात होगी। ओरल कैविटी की बात है यानी कि यहाँ पर अगेन हम टूथपेस्ट, टूथ पाउडर और माउथ वॉशेस की बात करेंगे और उसमें जो इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो कैसे होंगे, हमारे हर्बल नेचर के होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज रोल ऑफ कॉस्मेटिक इन द हर्बल केयर। इसके अंदर आते हैं आपके फर्स्टली प्लांट्स विद द एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, second is plant with the antioxidant property and third is plant with the analgesic property। तो यहाँ पर हम उन हर्ब्स को डिस्कस करेंगे जिनके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है या एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज वाले जो आपके प्लांट्स हैं उसके अंदर आता है आपके क्या, एलोवेरा, ठीक है, बीटल पेपर दैट इज प्रीपर बीटल, ब्लैक पेपर दैट इज पीपर निग्रम, क्लोव दैट इज साइजेजियम एरोमेंटिकम एंड कोरिएंडर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके वो प्लांट्स आते हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, यानी कि माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, बैक्टीरिया वायरस को किल कर देते हैं। और उसके अंदर आपके जो हर्ब्स आती हैं वो होती हैं आपके एलोवेरा, बीटल, पीपर जो पीपरमेंट आता है ना वो वाला पीपर, ब्लैक पीपर, क्लोव और कोरिएंडर। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, माइक्रोब्स को किल करके एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सेकेंड होता है आपके प्लांट्स विद द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। इन दिस कम स्पिनच, पीपर, ब्लैक टी, ब्रोकली, ग्रीन टी, कैरेट, पोटैटो, टमाटो, ब्लैकबेरी, ग्रेप्स, ऑलिव, pineapple, strawberry, orange, and name a few known to have a potent antioxidant properties। ठीक है, तो इसके अंदर आते हैं आपके वो प्लांट जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, इसके अंदर आते हैं आपके जैसे कि स्पिनच यानी कि पालक, सेम पीपर, ब्लैक टी यानी कि काली चाय, ब्रोकली, कैरेट्स, आलू, टमाटर, ब्लैकबेरी, अंगूर, ठीक है, आपके ऑलिव्स और पाइनएप्पल यानी अनानास, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज यानी संतरा, और ऐसे कई सारे नाम हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं। ठीक है, थर्ड होते हैं आपके प्लांट्स विद द एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। इन दिस plants with the claimed analgesic activity are as follows, such as capsicum, which botanical name is Capsicum annum. Second is chili, which botanical name is Capsicum annum. Same. Then clove, which botanical name is Eugenia caryophyllus. Then ginger, which botanical name is Gingiber officinalis. Marijuana, botanical name is Cannabis sativum. Menthol, which botanical name is Mentha pipernita. And peppermint, which botanical name is Mentha piperita. Then poppy, which is obtained from Piperus somniferus. And tobacco, which is obtained from Nicotiana tabacum। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे प्लांट्स आते हैं इसके अंदर जिनके अंदर क्या होती है, एनाल्जेसिक एक्टिविटी होती है। एनाल्जेसिक एक्टिविटी मतलब कि ये पेन रिलीवर की तरह काम करती हैं। इसके अंदर जो आपके प्लांट प्रोडक्ट आते हैं वो होता है एक तो कैप्सिकम यानी मिर्ची, जो कि आपके पेन रिलीफर की तरह, एनाल्जेसिक की तरह काम करती है। इसके अलावा चिली भी चिली है, चिली मतलब भी मिर्ची होती है, हरी मिर्ची की बात हो रही है, लाल मिर्ची की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो सेम बायोलॉजिकल बॉटनिकल नेम सेम होगा। उसके बाद एक क्लोव, ठीक है, और आपके जिंजर यानी अदरक, मेरिजुआना, मेंथोल, पिपरमिंट, पोपी
और टबैको, ये सब क्या करते हैं, पेन रिलीफर का काम करते हैं, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो टबैको च्यू करते हैं या क्लोव च्यू करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसलिए च्यू करते हैं ताकि पेन ना हो, पेन सेंसेशंस ना हो, है ना, तो इसलिए इसको च्यू करते हैं। अब इसके अंदर हम जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं ओरल हाइजीन के अंदर आपके प्लांट प्रोडक्ट, उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके फर्स्ट है नीम। नीम ना पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होता था, जैसे नीम का दातून भी करते थे। पहले के टाइम पे टूथब्रश, टूथ पाउडर, टूथपेस्ट ये सब नहीं होता था, तब नीम का ही दातून करते थे। ठीक है, तो सिंपली एक नीम की लकड़ी लेते थे और उसको च्यू करते थे, और जो भी बैक्टीरिया, फंगस, बैड ओडर था, सारी चीजें एक साथ डिजॉल्व हो जाती थी। ठीक है, तो नीम की अगर हम बात करें, दिस नीम ट्री विच इज बायोलॉजिकल नेम इज Azadirachta indica, has been known as a wonder tree for the centuries in the Indian subcontinent. Each part of the neem tree has some medicinal property. Broad range of biological activities and the pharmacological actions of neem tree are very well stabilized. Although the literature search revealed that these neem tree having a multiple potential uses in the dentistry, its application is limited in the routine dental practice. In the current manuscriptures highlights various uses of neem tree which is related with the oral health and suggests that नीम डेरिवेटिव्स इन अ कन्वेंशनल डेंटल प्रैक्टिस। क्या बोल रहे हैं कि जो नीम है ना बेसिकली, ठीक है, तो नीम का पेड़ आता है जिसका बायोलॉजिकल नेम है एजाडिरिचटा इंडिका। ठीक है, ये एक वंडर ट्री होता है और कई सारी सेंचुरीज से इसको यूज किया जा रहा है इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है, ये जो नीम के पेड़ होते हैं ना, इनकी कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से कई, इसीलिए इसको वंडर ट्री बोला जाता है, काफी ज्यादा यूजफुल होता है। इसके अंदर ना कई सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की रेंज देखने को मिलती है, यानी कि काफी ज्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव है, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव है ना, और एक वेल स्टेबलाइज्ड ट्री होता है आपका नीम ट्री। वैसे कि लिटरेचर ये बोलते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो नीम ट्री होता है, इसके अंदर कई सारे, इसके नीम ट्री के कई सारे पोटेंशियल यूजेस होते हैं, और डेंटिस्ट्री में स्पेशली इसको यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लेकिन बाय द टाइम धीरे धीरे इसका जो यूज है डेंटल प्रैक्टिस में वो धीरे धीरे लिमिटेड होता गया, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और अभी जो करंट मैन्युस्क्रिप्चर है वो वापस से नीम के यूज को हाईलाइट कर रहे हैं, और ओरल हेल्थ को बेटर बनाने के लिए, ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए नीम के यूज को सजेस्ट करते हैं, और नीम के जो डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं उनको भी डेंटल प्रैक्टिस के अंदर एडवाइस किया जाता है। तो ओवरऑल सिंपली जैसे कि मैंने बताया कि नीम का दातून करते थे, तो यानी कि डेंटल हेल्थ को, ओरल हेल्थ को इंप्रूव करने में नीम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट इज नीम इन द डेंटल केयर, कि ये जो नीम है ये किस तरीके से डेंटल केयर के अंदर यूज होता है, यानी कि ओरल हेल्थ को किस तरीके से इंप्रूव करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज नीम इन द डेंटल केयर। इसके अंदर है, सो नेक्स्ट है इसके अंदर कि किस तरीके से ये जो नीम है ये डेंटल केयर के अंदर यूज किया जाता है। तो इसके अंदर है कि बोथ द पीपल इन द इंडिया एंड अफ्रीका हैव बीन यूज्ड नीम ट्विंग्स, यानी कि नीम के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, शाखाएं होती हैं, डंठलें होती हैं, उनको यूज करती हैं एज एन टूथब्रश फॉर द सेंचुरीज। These neem twigs contain antiseptic ingredients which is necessary for the dental hygiene. Also, the neem powder is used to brush the teeth and massage the gums. In the Germany, many researchers have been shown that neem extract prevent tooth decay and periodontal disease, infections, tooth decay, bleeding, sore gums have been treated successfully with the daily use of neem mouth rinse and neem leaf extract added to the water. क्या बोल रहे हैं कि जो नीम है ना वो डेंटल केयर के अंदर कैसे यूज की जाती है, कि भाई सिंपली नीम की जो ट्विंग्स होती हैं, छोटी छोटी शाखाएं होती है, छोटी छोटी डंडियां होती हैं, उनको तोड़ करके दांतों को घिसते हैं तो क्लीन हो जाते हैं। तो पहले के टाइम पे इंडिया में भी और अफ्रीका के अंदर भी दोनों में ही टूथब्रश की फॉर्म में कई सेंचुरी से नीम के ट्विंग्स को यूज किया जाता था।
ये जो नीम के ट्विंग्स होते हैं इनके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती है, एंटीसेप्टिक इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, यानी कि अगर माउथ के अंदर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट है जैसे कि डेब्रिस वगैरह प्रेजेंट है, तो उसको भी ये रिमूव करते थे, डेंटल हाइजीन के लिए जरूरी थे। ठीक है, तो यहाँ पर नीम पाउडर को फिर धीरे धीरे उसको बंद किया, नीम पाउडर को यूज किया जाने लगा ब्रश को, मतलब ब्रश टीथ को ब्रश करने के लिए और मसूड़ों को मसाज करने के लिए। और जर्मनी के अंदर कई सारे रिसर्चर्स ने रिसर्च की और ये शो किया कि किस तरीके से नीम एक्सट्रैक्ट जो रहता है वो दांतों को डीके होने से, दांतों को सड़ने से बचाता है। पेरियोडोंटल जो डिजीजेस होती है जो आज के टाइम पर टूथब्रश और टूथपेस्ट के यूज करने से भी होती है ना, गम्स की, मसूड़ों की बीमारी, क्योंकि जो ब्रश के ब्रेसल्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं मसूड़ों को हार्म करते हैं, है ना, इनेमल की लेयर को हटाने के लिए हटा भी सकते हैं। तो वहां पर नीम काफी ज्यादा यूजफुल होती थी, टूथ डीके को भी प्रिवेंट करती थी और पेरिडोंटल डिजीजेस को भी नहीं होने देती थी। ठीक है, और जो माउथ में इंफेक्शंस होते हैं या टूथ डीके होते हैं, ब्लीडिंग, जैसे कि मसूड़ों में ब्लीडिंग होती है, सोर गम्स हो जाते हैं, तो ये पूरी तरीके से ट्रीट हो जाते थे। सिंपली कुछ नहीं करना होता था कि एक बार जो नीम होता था उससे पूरा ब्रश कर लेना होता था, रिंस कर लेना होता था पूरे माउथ को नीम से, है ना, या नीम की जो लीफ एक्सट्रैक्ट है, पत्तियों का जो एक्सट्रैक्ट है उसको पानी में मिला करके उसको आप पूरा एकदम माउथ को क्लीन कर लो, तो सिंपली क्या हो जाता है, पूरा आपके माउथ क्लीन हो जाता है नीम से। ठीक है, तो इस तरीके से डेंटल केयर के अंदर नीम काफी ज्यादा यूजफुल हुआ करता था। ठीक है, इसी तरीके से क्लोव, बहुत सारे लोग इवन अभी भी क्लोव को चबाते हैं और उसका जो जूस होता है वो कहीं ना कहीं ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है, कीड़ा लगने से बचाता है। ठीक है, तो अगर हम क्लोव की बात करें तो अनदर वेरी कॉमन एजेंट विच इज यूज टू रिलीव द dental caries is application of clove oil. The abundant activity has been attributed to the presence of eugenol in the clove oil. These eugenol extract from the clove have been used in the dentistry with the conjugation with root canal therapy, temporary filling, general gum pain. Since eugenol and other components of clove, including beta-caryophyllene, combine to make a clove mild anesthetic as well as antibacterial agent. क्या बोल रहे हैं कि जो क्लोव होते हैं ना वो बहुत ही कॉमन एजेंट होता है जो कि डेंटल केरीज, जैसे दांत में कीड़ा वगैरह लग जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए, पेन जो दर्द वगैरह हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। इसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं, जो क्लोव ऑयल होता है ना, जो क्लोव होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें जो वॉलेटाइल ऑयल होता है उसको अलग से आजकल रिमूव कर लिया जाता है, फिर उसको ही अप्लाई कर, उसको सेल करते हैं और बिना ऑयल वाला करते हैं। तो पहले के टाइम पे तो एक साथ ही आता था, क्लोव खरीदते थे तो वो ऑयल भी मिलता था लोगों को, है ना, वॉलेटाइल ऑयल होता था उसका नेचर। तो उसके अंदर जो काफी ज्यादा एक्टिविटी होती है, काफी एक्टिव होता है वो डेंटल कैरीज के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, यूजिनॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो यूजिनॉल एक्सट्रैक्ट होता है ना क्लोव से, वो डेंटिस्ट्री में काफी ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि वो रूल, जैसे रूट केनाल थेरेपी होता है उसमें यूज किया जाता है। टेम्परली अगर किसी को टीथ रिमूव किया है तो वहां पर जो स्पेस है उस टेम्पररी फिलिंग के अंदर यूज करते हैं। गम्स में अगर मसलों में दर्द होता है तो उसके लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें होता है यूजिनोल और बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं क्लोव के अंदर, जैसे कि बीटा कैरियोफाइलिन, जो एक साथ जुड़ करके क्लोव को एक माइल्ड एनेस्थेटिक भी बनाता है, यानी कि पेन रिलीफर की तरह भी काम करता है। एनेस्थेटिक है मतलब कि पेन रिलीफर की तरह काम करता है, उस पर्टिकुलर जो एरिया होता है ना दांत का उसको सुंद कर देता है, तो पेन नहीं होता। साथ में एंटीबैक्टीरियल भी है, यानी कि बैक्टीरिया को भी ग्रोथ नहीं करने देता, बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी नियमित करता है। तो इस तरीके से जो क्लोव होता है वो एनेस्थेटिक का भी काम कर रहा है, एंटीबैक्टीरियल का भी काम कर रहा है, ठीक है, गम पेन को भी ट्रीट कर रहा है, टेम्परेरी फिलिंग में भी यूज हो रहा है, रूट केनाल में भी यूज हो रहा है, और जो ओरल हाइजीन है उसके अंदर भी यूज हो रहा है। तो काफी ज्यादा यूजफुल होता है ये क्लोव। ठीक है,
नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ दीज हर्बल कॉस्मेटिक्स। ये तो बात हुई किसके बारे में, क्लोव के बारे में और अपने नीम के बारे में जो ओरल हाइजीन के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम लास्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे उन इवेल्युएशन पैरामीटर्स को जिसके बेसिस पर हम ये जस्टिफाई करेंगे कि ये हर्बल कॉस्मेटिक्स जो है वो सही से फॉर्मुलेट हुई है और सही से अपना जो हमने मेंशन किए हैं कि ये इफेक्ट उनके देखने को मिलते हैं वो हमको देखने को भी मिलते हैं एक्चुअल में। ठीक है, so next is the evaluation of the herbal cosmetic। herbal cosmetic की evaluation के अंदर है कि in case the vehicle employed while formulation differs from the solvent that is employed during the toxicity testing and to ensure if there is some chances of enhancement in the dermal penetration or irritation। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि अगर इन केस जब हम फॉर्मुलेशन को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जो भी व्हीकल यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो उस फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग सुटेबल होना चाहिए। अगर वो सॉल्वेंट डिफर है, अगर वो सॉल्वेंट अलग है जो हम वहां पर जिसके अंदर एक्सट्रैक्शन के लिए या उसको फॉर्मुलेट करने के लिए जो सॉल्वेंट हमको चाहिए वो नहीं है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है टॉक्सिसिटी होगी और उस टॉक्सिसिटी को चेक करने के लिए हमें टॉक्सिसिटी की टेस्टिंग करनी पड़ेगी और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर हमारा जो प्रिपरेशन है वो डर्म जैसे स्किन पर अप्लाई कर रहे हैं तो डर्मल पेनिट्रेशन कितना कर रहा है, इरिटेशन कितना कर रहा है, क्या पेनिट्रेशन इनहांस हो रहा है, क्या इरिटेशन वहां पर ज्यादा हो रही है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स है ना उसको हमें चेक करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करनी होगी, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग करनी होगी। ठीक है, कब, जब हमारा सॉल्वेंट डिफर होगा तब। सेकेंड है कि इन केस there is a probability that combining the ingredients present in the finished product will lead to creation of a potent toxic substances। क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी है कि भाई आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये इंग्रेडिएंट्स जब आपके फिनिश प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करके आपके पोटेंट टॉक्सिक सबस्टांस यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, टॉक्सिक सबस्टांस बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि इन केस अगर ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी है कि भाई आपके इंग्रेडिएंट्स जो होंगे वो फिनिश प्रोडक्ट के साथ जुड़ करके ना वहां पर टॉक्सिक सबस्टांस प्रोड्यूस कर सकते होंगे, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको चेक किया जाएगा कि भाई यहाँ पे कौन कौन से इंग्रेडिएंट है और वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल भी हैं या नहीं है। ठीक है, थर्ड है दैट इन केस देयर इज अ मेजर वेरिएशन सीन इन बिटवीन the in-house experiment and in vitro test done on a finished product by a major cosmetic companies। ठीक है, कि इन केस अगर कोई भी हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, अगर हमने जैसे कि अपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और हमने इन विट्रो टेस्ट किया और फिनिश प्रोडक्ट के साथ मतलब कि अपने लैब में करा एक तो और एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर टेस्ट करा, ठीक है, या लैब में करा, ठीक है, तो हमने जब टेस्ट करा कॉस्मेटिक कंपनीज ने, अलग अलग कंपनीज ने इन हाउस एक्सपेरिमेंट किए, इन विट्रो टेस्ट किए और उनको कोई भी वेरिएशन नजर आया तो उसको भी वो नोट करेंगे और उसको भी इवेलुएट करेंगे। ठीक है, फोर्थ है कि इन केस in vitro test is sufficient for the safety evaluation according to the previous knowledge of data related to the toxicity of the ingredient, but practically no such tests have been successfully during the वैलिडेशन स्टडीज। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि इनकेस ऐसा है कि भाई सेफ्टी वैल्यूएशन किया और सेफ्टी वैल्यूएशन के लिए इन विट्रो टेस्ट परफॉर्म किए उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन के साथ, है ना, तो प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर हमने बोल दिया कि भाई इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनकी टॉक्सिसिटी नहीं है ना, लेकिन जब प्रैक्टिकली इन टेस्ट को परफॉर्म किया गया, है ना, तो वैलिडेशन स्टडी के लिए तब उनका सक्सेसफुल होना जरूरी है। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमने जो प्रीवियस हर एक इंग्रेडिएंट पर हमने टॉक्सिसिटी स्टडी करी तब तो हमने कहा कि भाई ये सेफ है, लेकिन जब हम लोगों ने फाइनल फॉर्मुलेशन को बना करके उसको टेस्ट करा तो हमने उसको वहां पर वैलिडेशन स्टडीज के अंदर भी वो चेक होगा, मतलब एक तो टेस्ट होंगे और दूसरा वैलिडेशन स्टडी भी होगी, दोनों होगा और उसके बाद ही फाइनली ये डिसाइड होगा कि सारे इंग्रेडिएंट सेफ हैं, इफेक्टिव हैं, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं। Then the next is the finished product should standardize in terms of shelf life, color, toxicity studies, biological assays, skin irritation test,
सेंसिटाइजिंग टेस्ट एंड पेस्ट टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा उसको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा किस टर्म्स में, शेल्फ लाइफ, मतलब कि कितने टाइम में वो एक्सपायर हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, उसके कलर को चेक करेंगे, वो कितनी टॉक्सिसिटी कर रहा है इसको चेक करेंगे, जो बायोलॉजिकल एसेज यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम बायोलॉजिकल ऐसे परफॉर्म करेंगे फॉर्मुलेशन का, स्किन इरिटेशन टेस्ट करेंगे, सेंसिटाइजिंग टेस्ट करेंगे और पेस्ट टेस्ट करेंगे कि सभी तरीके की स्किन के लिए, सभी तरीके की पर्संस के लिए, सभी रीजन मतलब रीजन के पर्संस के लिए ये सुटेबल फॉर्मुलेशन है, इसको चेक किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इनको टेस्ट करके फाइनल हम अपनी क्या बनाते हैं, फॉर्मुलेशन बनाते हैं। और ये टेस्टिंग करने का काम कौन करती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दैट इज BIS। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS। BIS क्या है, किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से जो ये हर्बल प्रोडक्ट्स हैं इनकी इनको चेक करती है, इनका क्लैरिफिकेशन करती है, इनके क्या स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशंस हैं, क्या इंटरनेशनल लेवल पर क्या एक्टिविटीज है यहाँ पर परफॉर्म करती हैं, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, दैट इज BIS। BIS की अगर हम बात करें तो this BIS, that is Bureau of Indian Standards, is a national standard body of an India. This BIS is responsible for an harmonious development of the activities of standardization, marking and quality certification of goods and other matters which are connected therewith and incidental thereto। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, बेसिकली इंडिया की एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी होती है और रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, स्टैंडर्डाइजेशन की जो एक्टिविटीज होती है उनके हार्मोनाइज, उनका कंटिन्यूसली डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, जो अच्छे से गुड्स होते हैं, हमारे मैटर्स होते हैं, उनको मार्क करने के लिए, मतलब जैसे ISO का स्टैंडर्ड देना है ना, एक आपने देखा होगा ISI है ना, तो वो स्टैंडर्ड यहाँ पर देना, तो क्वालिटी मार्क देती है, क्वालिटी सर्टिफिकेट देती है, और कोई भी इंसिडेंटल इशू होता है तो उसको रिजॉल्व करती है। दिस BIS थ्रू इट्स कोर एक्टिविटीज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड कॉन्फर्मिटी असेसमेंट हैज benefiting the national economy by providing safe, reliable and quality goods and minimizing the health hazards to the consumer, protecting the environment and promoting export and import substituents, controlling over the proliferation of the varieties। क्या बोल रहे हैं कि ये जो BIS होती है ना, ये मेन जो कोर एक्टिविटीज होती है स्टैंडर्डाइजेशन की। ठीक है भाई, इंडियन लेवल पर, कंट्री के लेवल पर जाकर के सारे टेस्टिंग परफॉर्म करती है, तो प्रॉपर वहां पर स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करती है, सारे असेसमेंट करती है, सारे असेसमेंट्स को कंफर्म करती है, और देश की जो कंट्री की इकोनॉमी होती है उसको बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। इसके लिए सारे गुड्स जो भी मार्केटेड हो रहे हैं कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वो सभी सेफ होने चाहिए, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी होने चाहिए और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। इसको इंश्योर करती है ताकि जो भी कंज्यूमर उनको कंज्यूम कर रहा है उनकी हेल्थ को हजार्ड यानी कि नुकसान कम से कम हो। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड रहे और एक्सपोर्ट भी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, इंपोर्ट जो है इंपोर्ट वहां पर कम हो जाए, सब्सिट्यूएंट हो जाए, उसकी जगह हम अपने ही कंट्री के प्रोडक्ट्स को यूज करें और अलग अलग वैरायटीज के प्रोलिफरेशन को है ना यहाँ पर कंट्रोल किया जाए। तो इस तरीके से BIS का मेन मोटिव है कि कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करना और जितने भी कंज्यूमर है, कंट्री के पर्संस हैं, पॉपुलेशन है, उन सभी को सेफ और इफेक्टिव प्रोडक्ट पहुंचाना। ऑल्सो कंट्री के बाहर जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी इफेक्टिव हो, यानी कि हर प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करने का काम है BIS का। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड्स को ये फुलफिल करती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द BIS। तो इस तरीके से BIS क्या करती है, इस तरीके से हमको क्या समझ में आया कि BIS किन ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर फुलफिल करेगा। द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द BIS। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर फर्स्ट है हमारा दैट हार्मोनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ द गुड्स।
Second is to provide the trust to standardization and quality control for the growth and development of the industry on one hand and to meet the needs of the consumer on the another hand. क्या बोल रहे हैं कि ये BIS क्या करता है, अपनी एक्टिविटीज के थ्रू कंटिन्यूसली स्टैंडर्डाइजेशन की जो एक्टिविटीज होती हैं उनका उनका क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, उनका एक मार्क सेट करता है और जो गुड्स होती है उनके हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यहाँ पर मेंटेन करता है। ऑल्सो ये क्या करता है, जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करके उसको ट्रस्टवर्दी बनाता है और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स को इम्प्रूव करता है। तो एक तरफ तो ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करता है ताकि इंडस्ट्री का ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके, और दूसरी तरफ जो कंज्यूमर्स हैं उनकी भी नीड को फुलफिल करने का काम करता है। कि इसका ओवरऑल मोटिव ये है कि जो इंडस्ट्रीज आपके कॉस्मेटिक्स या जो भी ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फॉर्मुलेट कर रही हैं, ठीक है, वो आपके क्या हो, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो, ठीक है, ताकि वो कंज्यूमर के लिए क्या हो, सेफ हो, इफेक्टिव हो और कॉस्ट एफिशिएंट हो। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पस है। तो इसके लिए क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं? So the activities are that the activities of BIS can be broadly grouped under the following heads. First is the standard formulation, second is the product certification, third is the laboratory services, fourth is the training services, that is National Institute of Training for the Standardization, fifth is the consumer affairs and publicity, sixth is the international activities and seventh is the hallmarking। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं जो BIS यहाँ पर परफॉर्म करता है और उनको अलग अलग हेड्स के अंदर में कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेशन का डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन का डिपार्टमेंट अलग है, लेबोरेटरी सर्विसेज का अलग है, ट्रेनिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन उनका डिपार्टमेंट अलग है, कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिसिटी का डिपार्टमेंट अलग है, इंटरनेशनल एक्टिविटीज का डिपार्टमेंट है और होल मार्किंग का डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो मिलकर के BIS की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन। स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन की बात करें तो इन दिस BIS formulates Indian standards in line with the national priorities for the various sectors that have been grouped under the 14 departments such as chemical, food, agriculture, civil, technical, electronics, information technology, mechanical engineering, management, system, metallurgic engineering, petroleum, coal, related product, medical equipment and hospital planning, textile, transport engineering, production and general engineering and water resources। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका BIS है ना, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये इंडिया के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है और ये जब ये स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट कर रहा होता है तो नेशनल प्रायोरिटीज को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इन स्टैंडर्ड्स को बनाया जाता है। और ये जो काम करता है, ये अलग अलग सेक्टर्स में काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पर 14 डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर ये BIS काम करता है, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री, फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT सेक्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एंड सिस्टम, मेटलर्जिक इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम कोल और रिलेटेड प्रोडक्ट, मेडिकल इक्विपमेंट एंड हॉस्पिटल प्लानिंग, टेक्सटाइल, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड जनरल इंजीनियरिंग एंड वाटर रिसोर्सेज। इस तरीके के 14 डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनके जो स्टैंडर्ड्स थे उनको BIS यहाँ पर फॉर्मुलेट करता है। ठीक है, so corresponding to these departments 40 divisions council exist and each division council having a number of sectional committees working under it। क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर इन 14 डिवीजन के अंदर पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स आते हैं और पूरे पूरे काउंसिल्स आती हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर पूरे सिस्टम को मैनेज करती है और हर एक डिवीजन काउंसिल के अंदर कई सारे सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस की कमिटीज होती हैं जो मिलकर के काम करती है और इन स्टैंडर्ड्स को ना सिर्फ फॉर्मुलेट करती है बल्कि एग्जीक्यूट भी करती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल एक्टिविटीज। अच्छा, ये सिर्फ इंडिया की ही एक्टिविटीज को नहीं मैनेज करती बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करती है। जैसे कि
First, a international organization for the standardization, that is ISO. This ISO is an independent, non-governmental membership organization and the world's largest developer of voluntary international standards. This BIS is a founder member of ISO and it is actively involved in the development of international standards by acting as a participating member or an observer member on a various technical committees, subcommittees, working groups, etc. Second is the International Electrochemical Commission, that is IEC. IEC was founded in 1906 and it is a world's leading organization for the preparation and publication of international standards for all the electrical, electronics and related technologies. In this, India is represented in IEC through the BIS. ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी ये डिफरेंट एक्टिविटीज होती है जिनको ऑर्गेनाइज करता है, जैसे कि फर्स्ट है आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि आईएसओ को ये ट्रेडमार्क करता है। बेसिकली ये जो आईएसओ है ये एक इंडिपेंडेंट पूरा सिस्टम है, नॉन गवर्नमेंटल मेंबर, नॉन गवर्नमेंटल है यानी कि गवर्नमेंट के अंदर नहीं होता है ना, एक मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि कई सारी कंट्रीज के लोग मिलके मेंबर्स, मतलब कई कंट्रीज के मेंबर्स मिलकर के इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। ठीक है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वॉलेंटरली जुड़ा हुआ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, और बीआईएस भी इसका एक फाउंडर मेंबर है और एक्टिवली इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स है उनके डेवलपमेंट पर काम करता है, उसका पार्टिसिपेटिंग मेंबर बनके और ऑब्जर्वर मेंबर बनके। ठीक है, और डिफरेंट यहाँ पर टेक्निकल कमिटीज का वो पार्ट है, सब कमिटीज का पार्ट है, वर्किंग ग्रुप्स का पार्ट है, और इंटरनेशनल लेवल पर डिफरेंट कंट्रीज की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ये आईएसओ काम करता है। सेकेंड है इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, दैट इज आईएस। आईएस जो है 1906 के अंदर बनाया गया था और ये भी वर्ल्ड का सबसे लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बनाया जाता है, पब्लिश किया जाता है, न सिर्फ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में बल्कि टेक्नोलॉजी के सारे सेक्टर्स के अंदर, और इंडिया भी इसके अंदर बीआईएस के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, थर्ड होता है आपकी रीजनल एंड बायलैटरल कोऑपरेशन। इन दिस BIS is actively involved in the regional and bilateral cooperation programs which pertaining to standardization, testing, certification, training, etc. So far, BIS has signed several MOUs with the national standard bodies of various countries. And fourth is the World Trade Organization, that is WTO. In this, technical barriers to the trade, that is WTO matters. This is a national inquiry point for the WTO TBT. क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट रीजनल्स और बायलैटरल कॉपरेशंस होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर भी बीआईएस एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के मेंटेनेंस के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए ये जो है अलाउ करता है, सारा चेक करके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। और जहां तक बीआईएस की बात है तो बीआईएस जो है कई सारे एमओयूज को भी यहाँ पर सर्व करता है, कई सारे एमओयूज भी इसने साइन किए हुए हैं नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज के साथ, अलग अलग कंट्रीज की जो नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज है उसके साथ कई सारे एमओयूज भी यहाँ पर बीआईएस ने साइन किए हुए हैं। ठीक है, और फोर्थ है आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेक्निकल बैरियर्स हैं, ठीक है, WTO TBT मैटर्स के, ठीक है, उसके अंदर जो बीआईएस है वो नेशनल इंक्वायरी पॉइंट का काम करता है WTO TBT के अंदर, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो कोई भी इंक्वायरी अगर आती है ना, किसी भी कंपनी से रिलेटेड, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड, तो वहां पर उन क्वेरीज को रिजॉल्व करने का भी काम करता है ये WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर बीआईएस जुड़ करके जो है नेशनल तो स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करता ही है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर होता है कंप्लीट। अब हम जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन होंगी उसको नेक्स्ट लेक्चर में
डिस्कस करेंगे. टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. बाय बाय.